का यार बिल्कुल। चलिए, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। वेट अ मिनट। ऑलराइट, चलिए। सो लेट्स कम ओवर हियर। यहाँ से देखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। बाकी इसके पहले जो हमने देखा था कॉमन डिजीज हमने सारी देख ली है। आप लोगों के साथ होमवर्क शेयर किया था। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने होमवर्क शेयर किया मेरे साथ। आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आज। बाय द एंड ऑफ द डे आई विल शेयर द आंसर की इन द ग्रुप इटसेल्फ। ओके, तो हमने बात किया था अबाउट द इनेट एंड योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो इम्यूनिटी आपके यहाँ पे होती है। यू हैव अ इनेट वन एंड यू हैव अ एक्वायर्ड वन। इनेट आपकी यहाँ पे होती है नॉन स्पेसिफिक एंड इट इज देयर राइट फ्रॉम द बर्थ। एक्वायर्ड जो आपकी होती है यहाँ पे वो आप गेन करते हो, वो आप एनवायरमेंट के साथ रह के आप अपने आप पे गेन करते हो। ठीक है। नाउ इनेट में याद रखना, इट इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। नॉन स्पेसिफिक आपकी होती है और ये प्रोवाइड करती है बैरियर फ्रॉम द फॉरेन एंटीजेंस एजेंट्स। अब यहाँ पे आपके कुछ टाइप्स हैं। यू हैव फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर एंड योर साइटोकाइन बैरियर। अब याद रखना, आपका फिजिकल बैरियर में आपकी दो चीजें आती है, स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड न्यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपके जो फिजिकल बैरियर आपका यहाँ पे वो उसमें दो चीज आपकी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलती है यहाँ पे। दे इंश्योर दैट कि कोई भी पैथोजन आपके बॉडी के अंदर एंटर ना करे। इनका काम होता है ये चीज का ध्यान रखना कि बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी के अंदर ना आए। अगर आ भी जाता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस का काम ही यहाँ पे ये होता है कि उसे ट्रैप करेगा। जो आपका म्यूकस आपको यहाँ पे मिल जाए यूरोजेनाइटल या रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, उसका काम ही होता है ट्रैप करना पैथोजन को, अगर वो आ रहा होगा तो। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टमक के अंदर एसिड जो होता है वो काम करता है खत्म करने का पैथोजेंस को। सलाइवा जो आपका होता है, सलाइवा इज नोन टू किल द माइक्रोब्स, क्योंकि इसके अंदर यू विल हैव सम एंजाइम लाइक माई लाइसोजाइम, ये आपको मिल जाता है। एंड द टीयर्स, टीयर्स आर नोन टू वॉश आउट द एनी काइंड ऑफ फॉरेन बॉडी विच इज देयर इन द आई, दे आर गोइंग टू वॉश दैट आउट। देन यू हैव, तो ये हमने यहाँ पे गुड देख लिया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द सेलुलर बैरियर। सो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ पे सेलुलर बैरियर की कहानी यहाँ पे क्या आती है। तो जब भी आपके सामने यहाँ पे सेलुलर बैरियर आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा, तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि इसमें हम कुछ सेल्स का नाम लेंगे। तो सम सेल्स हैज टू बी रिमेम्बर्ड ओवर हियर। जैसे कि आपके यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, जैसे आपका एक आपका न्यूट्रोफिल्स, यू हैव अ सेल लाइक योर मैक्रोफेजेस, देन यू हैव अ सेल लाइक योर मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स के साथ पता है रियल बात क्या है? रियल बात यहाँ पे ये है कि मोनोसाइट्स ही कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेज के अंदर। मोनोसाइट ही आपके कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेज के अंदर। अगर आपके बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन बॉडी अगर आती है, कोई अगर बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तो आपके मोनोसाइट्स कन्वर्ट किए जाएंगे मैक्रोफेज के अंदर। सो इट्स लाइक वो पीटर पार्कर विल टर्न इनटू स्पाइडरमैन, वैसी चीजें इसके अंदर, और कुछ नहीं। तो मोनोसाइट वैसे नॉर्मली घूम रहे होते हैं, जैसे कोई बाहर से कोई पैथोजन आया तो आपका मोनोसाइट कन्वर्ट होगा मैक्रोफेज के अंदर और अपना काम करना चालू करेगा। देन यू ऑल्सो हैव सम अदर काइंड ऑफ सेल्स। जैसे आपके यहाँ पे जो सेल्स यहाँ पे आते हैं उनका यहाँ पे एक नाम होता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप याद रखना इनका पूरा नाम यहाँ पे आपका होगा नेचुरल किलर सेल्स। तो आपके जो नेचुरल किलर सेल्स आपको जो यहाँ पे है, दे आर अ टाइप ऑफ माई लिम्फोसाइट, दे आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। So you have a natural killer cells, they are a type of lymphocyte. You have a monocyte जो आपके बेसिकली कन्वर्ट हुए मैक्रोफेज के अंदर। एनसाइड में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है। एंड देन यू हैव अ न्यूट्रोफिल्स। अब ये सेल्स करते क्या है, व्हाट दिस सेल्स आर जनरली नोन फॉर। तो याद रखना, दिस सेल्स आर नोन फॉर माय फैगोसाइटोसिस। ये जो सेल्स होते हैं ये करते हैं आपका यहाँ पे
phagocytosis. Phagocytosis. ठीक है, दे आर गोइंग टू कैरी आउट फैगोसाइटोसिस। अगर आपसे पूछे कि यार कोई स्पेसिफिक कौन है जो करता है फैगोसाइटोसिस, तो आप कह सकते हो जो मेरे स्पेसिफिक जो सेल्स जो करते हैं फैगोसाइटोसिस वो मेरे ये होते हैं, दे आर द वन हु आर गोइंग टू कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस यहाँ पे होता क्या है? फैगोसाइटोसिस का काम मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आई, समझो कोई बाहर से बैक्टीरिया आया, कोई दूसरा प्रोटीन आ गया जो आपकी बॉडी का नहीं है, जो बाहर का रहने वाला है, तो आपके ये सेल्स क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे और उसे जाके खा जाएंगे। तो योर सेल्स यू हैव ओवर हियर, ये जो आपका समझो अगर मेरा यहाँ पे मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज क्या करेगा, ये पास में जाएगा उस फॉरेन बॉडी के पास में जाएगा, समझे मेरी फॉरेन बॉडी जो अंदर आ चुकी है, उसके पास में जाएगा, उसे वो एनगल्फ कर लेगा। याद है हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लास के अंदर, स्मॉलर क्लास के अंदर, कि कैसे अमीबा जाके सूडोपोडिया यस यस सर। देता है, राइट? सिमिलरली ये भी आपका यहाँ पे आगे जाएगा और इसको अल्टीमेटली यहाँ पे जाके वो एनगल्फ कर लेगा। सो इट विल गो एंड एनगल्फ दिस फॉरेन बॉडी। अब यहाँ पे ये जो एनगल्फ कर रहा है फॉरेन बॉडी को, दैट इज नथिंग बट माय फैगोसाइटोसिस। तो याद रखना ये सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर नोन टू कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस। नेचुरल किलर सेल कैसे काम करते हो आपको इस लेवल पे आपको सीखना नहीं है, बट याद रखना ये भी आपकी बॉडी में आपको घूमते हुए आपको मिल जाएगा। एंड दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ माई सेलुलर बैरियर। और ये याद रखना आपको कि आपके वैसे ही प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, मतलब ऐसा सोचो कि अभी घूम रहे हैं आपके बॉडी में, ये अगर कोई भी चीज बाहर से तो उससे जाके बढ़ के खा जाएंगे। इफ समथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड और अगर वो उनके सामने आती है तो उसको पकड़ेंगे और वहां पे उसे खा के उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। सो दैट्स व्हाट दे डू। ये कोई स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए नहीं है या कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए नहीं है, दे आर राइट नाउ फ्लोइंग इनसाइड योर ब्लड and they will become active, they start doing their work as soon as they see someone who is going to be outside the body. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, that is the story of my cellular barrier and याद रखना they are known for my phagocytosis। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, और थोड़ा वोकल रहो क्लास के अंदर, यस नो थोड़ा बोलते रहना, नहीं तो ऐसा लगता है अकेले अकेले बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो अनफिट बताइए। सर आपने बताया ना कि ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखनी है, सर वो कौन सी बात थी? ये वाली कि मोनोसाइट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस, ये उसमें नहीं है, उन्होंने दोनों को सेल को वहां पे दिखा के रखा हुआ है, बट एक्चुअली मोनोसाइट्स ही कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेज के अंदर। ओके सर। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी ऑल दिस सेल्स ओवर हियर। और देखो आप यहाँ पे देखो, ये देखो क्या कर रहा है आपका मैक्रोफेज, जाके पकड़ रहा है, उसने खा लिया उसे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे फोन के पास में आके, देन यू कैन सी वो ट्रैवल करके जाएगा, उसे एनगल्फ कर लेगा। सो दैट इज योर फैगोसाइटोसिस, दैट्स व्हाट दे डू, दैट्स व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर गोइंग टू डू। ठीक है, ये आपका हो गया। देन वी हैव समथिंग लाइक माय साइटोकाइन बैरियर। तो ये हमने देख लिया हमारा सेलुलर बैरियर। तो ये आपको 4 सेल के नाम आपको वहां पे याद रखना है। देन दूसरा यहाँ पे जो आपका नाम आएगा, द नेक्स्ट नेम हियर इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज गोइंग टू बी माय साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर। अच्छा, नए वाले बच्चे आए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो देन प्लीज बता देना। अगर लग रहा हो ना कि क्लास फास्ट जा रही है देन प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आप लोग क्लास में नए हो तो आपको स्पीड के साथ सिंक होने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए अगर आपको लगे कि सर थोड़ा फास्ट हो गया देन इंटरप्ट करके बता देना। अनुशिका, अंशुका, अनुष्का, भूमिका, दीपिका, सृष्टि एंड हितेश, जो शायद क्लास में नहीं है बट स्टिल, सो जस्ट लेट मी नो इफ यू फाइंड पेस बीइंग स्लाइटली फास्ट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है साइटोकाइन बैरियर के अंदर। समझो आपके पास यहाँ पे एक सेल है, समझो एक नॉर्मल सेल है, वो अपना हैप्पीली अपनी जिंदगी यहाँ पे इंजॉय कर रहा है, और इसके अंदर आगे आपका वायरस, इस सेल के अंदर आके आपका वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। तो समझो मेरा यहाँ पे सेल है और इस सेल के अंदर एक वायरस यहाँ पे अंदर आ गया। सो नाउ यू विल फाइंड एक वायरस आपके यहाँ पे अंदर आ चुका है। सो नाउ यू हैव एंट्री ऑफ द वायरस। सो देयर हैज बीन अ इन्वेजन ऑफ द वायरस, देयर हैज बीन अ इन्वेजन ऑफ द वायरस। से मेरा वायरस यहाँ पे अंदर आ चुका है। अब जैसे ही मेरा वायरस सेल के अंदर आया तो मेरे सेल यहाँ पे क्या करेंगे, दे विल रिलीज सम केमिकल्स या सम स्मॉल प्रोटीन्स, राइट? यू कैन आल्सो कॉल देम एज लाइक, अभी के लिए आप केमिकल बोल सकते हो। दे विल रिलीज सम केमिकल्स और यू कैन आल्सो कॉल देम एज सम काइंड ऑफ प्रोटीन। और ये जो चीज यहाँ पे रिलीज कर रहा है ना ये सेल, इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम होता है एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन।
दे आर कॉल्ड एज माय इंटरफेरॉन। तो यहाँ पे आपने कुछ चीजें यहाँ पे रिलीज की, रिलीज सम केमिकल प्रोटीन्स ओवर देयर, और वी हैव रिलीज सम स्मॉल प्रोटीन्स या केमिकल सिग्नल्स आपने यहाँ पे कुछ रिलीज किए, और ये जो आपने यहाँ पे रिलीज किए इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज माय इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन यहाँ पे करेंगे क्या, याद रखना, इस सेल के अंदर वायरस आ चुका है, तो इसने क्या किया, इसने फटाफट रिलीज करना चालू किया अपने में से सम प्रोटीन्स व्हिच यू कॉल्ड देम एज इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन जो आपके नियर बाय के जो सेल होंगे उनको जाके सिग्नल देंगे। तो जो पास में जो यहाँ पे कोई सेल होगा, इफ आई हैव अ सेल व्हिच इज क्लोजर टू द दिस सेल, तो ये इंटरफेरॉन उसे जाके बोलेंगे कि मेरे अंदर वायरस आ चुका है, आप अपने आप को बचा लो। सो विद इन माई सेल देयर हैज बीन इन्वेजन ऑफ अ वायरस, और ये सिग्नल जाके दूसरे सेल को जाके बोला कि देखो मेरे अंदर तो वायरस आ चुका है, लेकिन आप अपने आप को बचा लो इस वायरस के इन्फेक्शन से। तो ये दूसरा सेल क्या करेगा, जैसे इसको ये सिग्नल मिलेगा, जैसे मेरे इंटरफेरॉन वहां तक पहुंचेंगे, नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू विच द वायरस कैनॉट एंटर इनसाइड द सेल। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना वो डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से वो अपने आप को बचा पाएगा वायरस के इन्फेक्शन से। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द वायरस। तो ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे मिलती है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपका यहाँ पे हुआ क्या, आपका जो अफेक्टेड सेल था उसने सिग्नल भेजा नॉर्मल सेल को, ताकि नॉर्मल सेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सो दिस इज माय नॉर्मल सेल, राइट, एंड नाउ यू हैव क्रिएटेड अ वायरस, सो इट कैन प्रोटेक्ट itself फ्रॉम वायरस। तो याद रखना, जब भी आपको वायरस इन्फेक्शन होता है सेल के अंदर, तो सेल सबसे पहले क्या करता है, इट विल रिलीज द इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन जाके आपकी नियर बाय सेल्स को जाके बोलता है कि आप वायरस को एंटर होने यहाँ पे मत दो, यू डोंट अलाउ द वायरस टू एंटर इनसाइड द सेल। सो ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज वन थिंग दे विल बी डूइंग ओवर देयर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे साइटोकाइन बैरियर। अब इसे हम साइटोकाइन क्यों हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं, साइटोकाइन इज अ ब्रॉडर टर्म, साइटोकाइंस इज अ ब्रॉडर टर्म, एक ब्रॉडर टर्म है। साइटोकाइंस के कई सारे एग्जांपल यहाँ पर, इस ब्रॉडर टर्म के अंदर कई सारे नाम आते हैं। जैसे कुछ नाम मैं आपके सामने यहाँ पे बोलूंगा, जैसे एक नाम में आपका हो गया यहाँ पे इंटरफेरॉन, एक आपका यहाँ पे नाम हो गया। देख, एक नाम आपका यहाँ पे आता है इंटरल्यूकिन्स, ठीक है। तो साइटोकाइन आर सम केमिकल सिग्नल्स और केमिकल प्रोटीन्स विच सेल रिलीज, जो सेल रिलीज करता है, और जो वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे जो रिलीज किए जाते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पे इंटरफेरॉन। तो ऐसे कई सारे नाम होते हैं, अभी तो मैं आपको दो ही बता रहा हूँ, बट यू हैव मेनी नेम्स ऑफ साइटोकाइंस विल बी सीन इन द बॉडी, इन द सेल्स। सो साइटोकाइन एक ब्रॉडर टर्म है, राइट, उसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। तो जो आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो अपने वायरल के इन्फेक्शन के बाद, वो है आपके यहाँ पे इंटरफेरॉन। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अरे लड़के लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? शिवा, महेश, अनिरुद्ध यस सर। एंड बाकी सारे लड़के, बोलते रहो, नहीं तो पता नहीं चलता कहाँ आप लोग खो जाते हो, लाइक बिटवीन ऑल दिस। सो या कीप ऑन सेइंग। महेश, पता चल रहा नहीं चल रहा? यस सर। तो बेटा बोलो बेटा। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर साइटोकाइन बैरियर, और इस तरीके से अपना काम करता है। तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ सकते हैं, सर ऐसा कर रहा है तो फिर तो वायरल इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, फटाफट सारे सेल बच जाने चाहिए। बट वायरस भी काफी तेज होते हैं। कई वायरस क्या करते हैं, सेल के अंदर जाके पहले वही बंद करते हैं जो मशीन आपका साइटोकाइन रिलीज करने वाली थी। तो सम वायरस विल एंटर इनसाइड द सेल एंड दे विल क्लोज डाउन दैट सेम स्पेसिफिक जीन जो साइटोकाइन रिलीज करता है। ये भी होता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन। इंटरेस्टिंग है ना, सेल जाके उसे ही मना कर रहा है कि अरे नहीं कुछ रिलीज नहीं करोगे आप कुछ नहीं होगा, ऐसा वो सिग्नल ही रिलीज नहीं कर पाता। And now you have an infection of a cell and no one actually knows कि infection हो चुका है, and then they just keep on growing and accumulating other cells. So it's quite interesting. अगर आप कैंसर पे अगर आप फ्यूचर में जाके पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, उसमें भी you understand that how the genes work and how cancer happens. All right. So these are the things you have to know. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है in terms of the cytokine barrier. ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे बैरियर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, and let's now move on to something else. तो इतना पोर्शन हमने यहाँ पे देख लिया, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। So interferon protein released by the virus infected cell to prevent the normal cell from the further viral infection. ये मैंने आपको बता दिया, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेके।
तो एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, ये वो इम्यूनिटी बेटा आपकी होती है जो आप अपने लाइफ के साथ साथ आप एक्वायर्ड करते हो, ये आपको पहले से नहीं मिली। तो अगर मुझे एक मेरे बॉडी के अंदर कुछ इम्यून सेल्स है जो ट्यूबरक्लोसिस से लड़ सकते हैं, वो इसलिए मुझे मिले बिकॉज आई हैव बीन सफरिंग विद ट्यूबरक्लोसिस पास्ट में, और इसलिए मेरे पास वो कुछ इम्यून सेल्स है जो मुझे बचा सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के साथ, राइट। उसी तरीके से अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक इम्यून सेल्स बने हैं तो इसलिए बने क्योंकि आपने कभी ना कभी उन पैथोजन से एनकाउंटर किया था, और इसलिए नाउ योर बॉडी हैव गॉट सम इम्यूनिटी अगेंस्ट देम, तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आप एनवायरमेंट में रह के आपको मिलती है। कभी आप नोटिस करना, बच्चे जनरली बीमार होते हैं, बच्चों को जनरली बीमारी काफी जल्दी हो जाती है, ऑल दिस मीजल्स एंड एवरीथिंग हैपेंस क्वाइट कॉमन टू देम, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो जाता है। बट एक बार आप एडल्ट बन जाते हो, एक बार आप बड़े हो गए, देन आपको इतना कॉमनली आपको होते हुए नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज नाउ यू हैव एक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी टू मेजॉरिटी ऑफ द कॉमन पैथोजन। जो भी आपके लाइफ के, आपके घर के आसपास जो कॉमन पैथोजन आपके जो रहते थे, उनके अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी आपकी बन चुकी है, और इसलिए अब आपको नॉर्मली कुछ नहीं होता। अब आप जाके खा रहे हो पानी पूरी, हर तीसरे दिन जाके खा रहे हो, नथिंग इज हैपनिंग, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस आर द थिंग्स। नो, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमें एक फाउंडेशन क्रिएट करना है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट करते हो तो आगे का टॉपिक समझने में आपको काफी आसानी होगी। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा उस पर आप ध्यान देना एंड जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन, व्हिच इज द सेम थिंग। सो एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, पैथोजन स्पेसिफिक। बाय द वे, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा है? जो अभी आपको बता रहा हूँ एक्वायर्ड के बारे में, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, क्या है ये सब हम देखते हैं अभी। चलो अभी ध्यान देते थोड़ा। ओके, अब आपके सामने यहाँ पे कुछ सेल्स है, दे आर माय डिफरेंट टाइप्स ऑफ माय डब्ल्यूबीसी। अगर आपको अपना चैप्टर 18 याद आ रहा होगा, जो था आपका चैप्टर सर्कुलेशन, तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करते थे पहले दो कैटेगरी के अंदर। कोई बताएगा वो दो कैटेगरी आपकी कौन सी होती है? Very good. We were having granulocyte and agranulocyte. Granulocyte. ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, और उन दो कैटेगरी के अंदर आपके ये सेल्स आते थे। तो याद रखना, आपके पास तीन सेल आपके पास यहाँ पे बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ऑल थ्री कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय ग्रैनुलोसाइट। ये जो मेरे यहाँ पे आते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ग्रैनुलोसाइट। तो ये बात सब लोग दिमाग में बिठा लो कि ये जो तीन मेरे सेल्स आते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ माय डब्ल्यूबीसी एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ग्रैनुलोसाइट। और जो बाकी मेरे जो यहाँ पे दो सेल्स हैं, they will come under the category of your granulocyte। ठीक है, they will come under the category of your granulocyte। तो पहले आप ये कैटेगरीज आपको याद रखनी है। So these are all my WBCs, ये सारे मेरे WBCs हैं, बेसिकली ये मेरे इम्यून सेल्स है। इनके वजह से ही आपको इम्यूनिटी मिलती है, सिंपल सी बात है। इनके वजह से ही आपका इम्यून सिस्टम काम करता है, दे आर द वन जिसके वजह से हम लोग हेल्दी रह पाते हैं। सो यू हैव अ ग्रैनुलोसाइट्स में रखना, आपके ये तीन सेल्स आएंगे, और ग्रैनुलोसाइट में आपके वो दो सेल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछे इन पांचों सेल्स में से सबसे कम अमाउंट किसका होता है, तो आपका आंसर होगा आंखें बंद करके बेसोफिल्स, राइट। बेसोफिल्स आर द लीस्ट इन अमाउंट। बेसोफिल्स जो आपके होते हैं वो आपके लीस्ट अमाउंट में आपको मिलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे लीस्ट अमाउंट में आपका कौन सा होता है, देन योर आंसर विल बी बेसोफिल्स। सो बेसोफिल्स विल बी द लीस्ट इन द अमाउंट। अगर आपसे आके कोई पूछता है कि इन पांचों में से कौन होगा जो सबसे ज्यादा आपको ब्लड में मिल जाएगा काफी आसानी से, देन आपका आंसर होगा neutrophils. Neutrophils are always going to be highest in the amount. They are always going to be highest in the amount, right? So neutrophils will be the highest WBCs you will find in the blood floating around. Basophils are the least one you will find floating around in the blood. ठीक है, तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। And all the other girls, चित्रा, काजल, काजल आ रहा है समझ में? काजल, रानी, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो कई बार। Yes, ऑल द sir. अदर गर्ल्स, हाँ बोला करो, ठीक है। ऑलराइट, हाँ दीपिका, गुड इवनिंग। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इतनी बात हमने यहाँ पे देख ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा फोकस रहेगा अभी लिम्फोसाइट के ऊपर। हमारी कहानी हम जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ना, वो लिम्फोसाइट से स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना। सो यहाँ मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, या बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये हमने यहाँ पे देख लिया कौन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। हमारी कहानी हम स्टार्ट करेंगे लिम्फोसाइट से, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट द स्टोरी लाइक दिस।
ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर वी हैव दिस टू सेल्स, दो सेल्स का जोर से नाम बताओ सब लोग, कौन से दो सेल आ रहे थे इसके अंदर? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। Monocyte and lymphocyte. बहुत सही, राइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये दो आपके यहाँ पे आ रहे थे। मोनोसाइट किसमें कन्वर्ट होते हैं? Macrophages. मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सही, राइट। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि लिम्फोसाइट की तरफ हम यहाँ पे ध्यान देंगे। व्हाट आर दिस लिम्फोसाइट, और इसमें आपको क्या क्या टाइप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो नाउ व्हाट यू विल फाइंड दैट यू हैव योर लिम्फोसाइट्स, एंड लिम्फोसाइट्स के अंदर आपको मिलते हैं दो टाइप के सेल। एक होता है आपके यहाँ पे टी सेल और दूसरा आपके यहाँ पे होते हैं बी सेल्स। ठीक है, यहाँ पे टी सेल्स, यहाँ पे बी सेल्स। टी सेल्स के अंदर आपको कुछ यहाँ पे टाइप्स मिल जाते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर टाइप्स क्या होते हैं टी सेल्स के। यू हैव टी हेल्पर सेल्स, एच मतलब हेल्पर, टी हेल्पर सेल्स। यू हैव टी किलर सेल्स, सी मतलब किलर। ये सर क्या क्या लिख रहे हो, सी मतलब कहां से किलर होता है, बट याद रखना दीज आर माई टी किलर सेल्स। किलर तो याद रह जाएगा ना, किलर टाइप। सो टी किलर सेल्स, टीसी सेल्स जो हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सी हम, मैंने क्यों वहां पे सी यूज किया बता दो बाद में। एंड यू ऑल्सो हैव सम T cells which can be also called as my memory cells. ठीक है, ये तीन नाम है। H मतलब हेल्पर, TC मतलब किलर सेल, राइट। बता ही देता हूं यहाँ पे आपको, ये जो C यहाँ पे जो है ना, C stands for my साइटोटॉक्सिक सेल। सो TC सेल जो मेरा होता है इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइटोटॉक्सिक सेल। अब कोई मुझे बताइए थोड़ा सा सोच के, 1.5-2 साल से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे बताओ यहाँ पे साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब सेल। बढ़िया। और टॉक्सिक मतलब जो harmful हो. जो टॉक्सिक होती है, जो चीज टॉक्सिक होती है। ठीक है, इतना ही जानना था आपसे। ठीक है, अब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो यू हैव अ टी किलर सेल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल, यू हैव अ टी हेल्पर सेल एंड यू हैव अ मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल, राइट। बी सेल में आपके कौन से दो टाइप्स होते हैं? बी सेल में आपको दो टाइप्स ऑफ मिलेंगे। एक आपका यहाँ पे होगा प्लाज्मा सेल, वन इज गोइंग टू बी योर प्लाज्मा सेल, और दूसरा सेल जो आपका यहाँ पे होता है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का रोल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मेमोरी सेल का काम होता है याद रखना पैथोजन को, एक बार वो आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो। समझो अगर आप मेरे 15 ईयर्स की एज के अंदर अगर मेरे बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम आ रहा है, तो मेरे मेमोरी सेल्स जब उसको मार रहे हैं, लाइक जब मेरा इम्यून सेल्स उसे खत्म कर रहा है, तो मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है? उसे याद कर लेना। दे विल रिमेंबर दैट दिस इज द पैथोजन, और ये हमारी बॉडी में आया था 2005 को। अब वही पैथोजन अगर आज से 10 साल बाद वापस अगर मेरी बॉडी में आ रहा है, तो मेमोरी सेल उसे पहचान लेते हैं, एंड देन योर इम्यून सिस्टम गिव्स अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रिस्पॉन्स देगा, एंड देन यू आर एक्चुअली गोइंग टू किल दैट पर्टिकुलर पैथोजन। तो ये बात याद रखना। हाँ जी दिया पांडे, गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गए बेटा आप, लेकिन स्टिल गुड इवनिंग। सो यू हैव टू नो दैट कि मेमोरी सेल्स का काम यहाँ पे ये होता है मेमोराइज करना उस पैथोजन को, ताकि बाद में आज से 10-12 साल के बाद भी जब वो वापस आता है ना पैथोजन, तो उसे वो लोग पहचान लेते हैं, एंड देन दे गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। पहले तो पता है आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा टाइम लेता है इसको मारने के लिए, इसको कैसे खत्म करना है, मतलब इट विल टेक सम टाइम। सो इनिशियल रिस्पॉन्स इज अ स्लो रिस्पॉन्स। पहला जो रिस्पॉन्स होता है आपका, जब कोई पहली बार आपकी बॉडी में पैथोजन आया, तो इनिशियल रिस्पॉन्स जो होगा वो स्लो होगा, राइट। उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो स्लो होता है। लेकिन जब वो वापस आता है ना, समझो कितने भी साल के बाद है, देन द रिस्पॉन्स इज रैपिड। विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स उस पैथोजन को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये बात याद रखना। तो मेमोरी सेल्स का काम सब लोग याद रखना, दिस इज व्हाट दे डू। मेमोरी सेल समझ आ रहा है सबको क्या कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या? हाँ, ऑलराइट। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सेल दिख लिए, ये सेल्स आपको याद करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ योर इम्यून सिस्टम वर्क्स। आपका इम्यून सिस्टम यहाँ पे काम कैसे करता है। सो आपके, अच्छा एक और चीज आपको बताना चाहूंगा इसके पहले, वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू। बी सेल्स के अंदर आपके दो सेल्स है, वो प्लाज्मा सेल्स एंड यू हैव अ मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखना, प्लाज्मा सेल्स आर नोन टू मेक एंटीबॉडीज। ये बात दिमाग में फिट कर लो। जो बी सेल्स में दो टाइप है ना आपके, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल्स आर नोन टू मेक एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। दे आर नोन टू मेक द एंटीबॉडीज। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा लाइक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये।
प्लाज्मा सेल, क्योंकि ये भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बी सेल, बी सेल में एक मैंने यहाँ पे टाइप लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लाज्मा सेल। वे प्लाज्मा सेल को हम इवन कहते हैं कई बार एज अ फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज। ये बना के देगा आपको एंटीबॉडीज, एक सेकंड में आपको लाइक 30,000 एंटीबॉडीज आपको ये बना के देगा। सो दे आर नोन टू मेक द एंटीबॉडीज, दे आर नोन टू मेक एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज का एक और नाम यहाँ पे क्या होता है, वन मोर नेम ऑफ एंटीबॉडीज गोइंग टू बी योर इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। आप जब स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे तो एंटीबॉडीज मत बोलना, आप बोलना इम्यूनोग्लोबुलिन, बिकॉज आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू यूज द टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन इज द टर्म विल बी यूजिंग फ्रॉम दैट। अब आपको याद यहाँ पे रखना है कि आपके बॉडी के अंदर कितनी टाइप की एंटीबॉडीज होती है। अब ये चीज भी आपने काफी लोगों ने ये पढ़ा होगा आपके चैप्टर 18 जो आपका 12th का था, यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इनसाइड द ब्लड। तो आपकी जो एंटीबॉडीज आपको यहाँ पे मिलती है उनके कुछ टाइप्स होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ओवर देयर। यू हैव IgA, you have IgG, then you have your IgE, और दो टाइप्स आपके यहाँ पे होते हैं, you have IgM and you have IgD। दिमाग में बिठा लो ये सब चीजें। These are my 5 antibodies। बताइए अलजिया क्या सवाल है आपका? सर गलती से हो गया। तो नाउ यू हैव IgA, IgG, IgE, IgM एंड IgD, ये है आपके यहाँ पे एंटीबॉडीज। अब आप समझो कि यहाँ पे IG क्यों लिखा हुआ है। IG बेसिकली स्टैंड्स फॉर योर, हाँ बेटा बताइए क्या सवाल है आपका? सर IgA एंटीबॉडी मदर से चाइल्ड में जाती है ना, क्लिस्टोरम से। राइट, एंड यू ऑल्सो फाइंड दिस IgA एंटीबॉडी इन द सलाइवा ऑल्सो, ठीक है। सो यू हैव IgA, अभी हम सबका देखेंगे यहाँ पे किसका क्या काम होता है। So IgA, IgM, IgG, IgD and IgE. These are my immunoglobulins you will find in the blood. अब हमें यहाँ पे याद रखनी है कुछ बेसिक चीजें। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से किसका अमाउंट रहता है सबसे ज्यादा, अगर आज आपके मैं ब्लड में अगर देखूं तो कौन सी एंटीबॉडी मुझे हाईएस्ट अमाउंट में अभी मिलेगी, so याद रखना द आंसर इज गोइंग टू बी योर IgG. IgG antibody is going to be highest in the blood, highest in ब्लड में इसका अमाउंट आपको सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मिलता है। IgG के बारे में आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि IgG जो आपकी एंटीबॉडी है ये इवन आपके मदर से फीटस के अंदर जाती है वाया प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा के थ्रू आपको थोड़ी एंटीबॉडीज मदर के साइड से मिलती है, गुड एंटीबॉडीज टुवर्ड्स द फीटस, सो दे आल्सो ट्रैवल टू प्लेसेंटा टुवर्ड्स द फीटस। सो अपना IgG आल्सो ट्रैवल्स थ्रू प्लेसेंटा, ट्रैवल्स थ्रू placenta towards fetus. Just wait a minute. Towards fetus. ठीक है। सो मदर टू फीटस जो आपकी ट्रैवल करके जा रही होती है वाया प्लेसेंटा, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी द IgG। ये आपको याद रखना है। देन सेकंड आप अपना यहाँ पे याद रखना, यू हैव द IgE। IgE अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई आते जाते हुए पूछे कि यार IgE करते क्या है, तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होगा, IgE इज नोन टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पे प्ले करती है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। सो जब भी आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो टाइम पे ये एक्यूमुलेट होती है, दे कम क्विकली एंड दे स्टार्ट डूइंग देयर वर्क। क्या काम है वो सब हम बाद में सीखेंगे, राइट। सो याद रखना एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे दे विल कम एंड डू देयर वर्क। सो एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू बी एक्टिव। एंड देन यू हैव योर IgA, then you have your IgA। जैसा कि अनुष्का ने बोला या अनुष्का ने बोला, IgA जो आपकी यहाँ पे है that is the one जो आपकी जाती है मदर टू फीटस, मदर टू ऑस्प्रिंग वाया ब्रेस्ट फीडिंग। सो दैट इज समथिंग आई विल फाइंड इन द क्लोस्ट्रम। सो क्लोस्ट्रम जो मदर्स मिल्क होता है उसके अंदर आपको मिलती है आपकी IgA, and they are the one which will be traveling from mother to offspring during the breastfeeding. So during breastfeeding इसका यहाँ ट्रांसफर किया जाता है, they will get transferred. So colostrum is going to be a mother's milk, you know that। इसके अंदर आपको IgA देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear to all of you? Yeah. So that is your IgA, IgE and IgG। हाँ बेटा बोलो, बोलो अलजिया बोलो।
सर तो मदर से 2 एंटीबॉडीज मिलती है। मदर सबके अंदर 5 होती है बेटा, सबके अंदर 5 होती है। हम बस यहाँ पे कह रहे हैं कि आईजीजी जो आपकी होती है, सुनो मेरी बात, जो आईजीजी चलिए। बेटा आपकी यहाँ पे होती है वो आपकी जारी होती है वाया प्लेसेंटा इनटू द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। ये तो बेटा आपका जा रहा है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ये तब आपका यहाँ पे जा रहा होता है। बाकी प्लीज सब लोग याद रखना, ये सारी एंटीबॉडीज आपको ह्यूमंस के अंदर मिलेगी देखने के लिए। इवन आईजीए समथिंग विल आल्सो फाइंड इन द सलाइवा एज वेल, सलाइवा के अंदर भी आपको आईजीए वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। सो द एंटीबॉडीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी सीन इन योर बॉडी ऑल द टाइम, बट हमें आप कुछ स्पेसिफिक चीजें याद रखनी है। अलजी आपका आवाज कट रहा है। सर मैं बोल रही हूँ कि मदर के थ्रू 2 एंटीबॉडीज आती है। But IgE is something which is going through placenta during the pregnancy. IgA जो बेटा आपका यहाँ पे है वो आपका मदर मिल्क के थ्रू जा रहा है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ये बात आपका। ओके सर। और देन यू हैव IgM एंड IgD, इसका भी आपको रोल अभी यहाँ पे नहीं सीखना। दे आर बेसिकली रिसेप्टर ऑन द बी सेल्स, बट आपको वो चीज आपको याद नहीं रखनी, ठीक है। इसलिए आप उसे फिलहाल के लिए यू विल नॉट गेट अ क्वेश्चन बेटा ऑन IgM एंड IgD, राइट। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और याद रखना IG स्टैंड्स फॉर माय इम्यूनोग्लोबुलिन एंड दे आर ऑल माय एंटीबॉडीज। तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखो। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बाहर से फॉरेन बॉडी आती है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब इमेजिन करो कि आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ चुका है, समझो आपका बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे आ चुका है और वो घूम रहा है, रहने की जगह ढूंढ रहा है, वो घूम रहा है। अब जब भी आपका बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर घूम रहा होगा तो आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर इवन आपका घूम रहे होते हैं आपके टी हेल्पर सेल। तो समझो ये मेरा यहाँ पे टी हेल्पर सेल, सो अज्यूम दैट दिस इज माय टी हेल्पर सेल ओवर हियर, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे टी हेल्पर सेल है। टी हेल्पर सेल ब्लड में घूम रहा था, पेट्रोलिंग कर रहा था, और पेट्रोलिंग करते वक्त ये इसके सामने आ गया, ये बैक्टीरिया के सामने आ गया, तो उसने उसे देख लिया। सो टी हेल्पर सेल जो था उसने बैक्टीरिया के सामने आ गया, क्या लगता है क्या करेगा टी हेल्पर सेल यहाँ पे, उसने उसे देख लिया यहाँ, खा जाएगा। देगा, सब लोग कह रहे हैं मार देगा, राइट। आप लोग गलत हो। हेल्प। क्या करता है टी हेल्पर सेल, जैसे ही आपके बैक्टीरिया को देखता है वो सिग्नल जनरेट करता है, वो अलार्म रेज करता है। टी हेल्पर सेल ने जैसे बैक्टीरिया को यहाँ पे देख लिया ना कि अरे ये तो बैक्टीरिया घूम रहा है आपके बॉडी के अंदर, सो व्हाट इट विल डू, इट इज गोइंग टू रेज द अलार्म। मतलब बेसिकली क्या करेगा, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज अ साइटोकाइंस। टी हेल्पर सेल यहाँ पे रिलीज करेगा मेरे यहाँ पे दोस केमिकल्स जो कॉल देम एज अ साइटोकाइंस। स्टार्ट इतना दिस गोइंग टू रिलीज द साइटोकाइंस। तो टी हेल्पर सेल डायरेक्ट नहीं मारता, वो रिलीज करता है साइटोकाइन, बेसिकली वो अलार्म रेज कर रहा है कि अरे देखो देखो कोई आ गया, काइंड ऑफ थिंग वो यहाँ पे कर रहा है। अब जैसे ये साइटोकाइन यहाँ पे रिलीज करेगा ना, साइटोकाइन जाके क्या करेंगे, साइटोकाइंस जाके बोलेंगे मोनोसाइट्स को कि भैया मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाओ, एंड नाउ सडनली यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मैक्रोफेजेस विल सी इन द ब्लड। सो आपका मैक्रोफेज का अमाउंट आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो मैक्रोफेजेस का अमाउंट आपका यहाँ पे बढ़ने लगेगा। सो इट विल गो एंड टेल द मैक्रोफेज टू इंक्रीज इन द नंबर, तो इनका नंबर यहाँ पे बढ़ने लगता है। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये साइटोकाइंस जाके बोलेंगे मेरे बी सेल्स को कि फटाफट आप बनाना चालू करो अपनी एंटीबॉडीज। सो दे विल गो एंड टेल द बी सेल्स, और बी सेल्स में आप यहाँ पे जानते हो बी सेल्स में यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स, तो प्लाज्मा सेल्स आपके यहाँ पे बनने लगेंगे। सो प्लाज्मा सेल्स का अमाउंट यहाँ पे पहले बनने लगेगा। सो विल फाइंड द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज, प्लाज्मा सेल्स का अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा। जब प्लाज्मा सेल्स का अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से आपके निकल के आएंगे आपके एंटीबॉडीज। सो प्लाज्मा सेल्स में से हम यहाँ पे रिलीज करेंगे हमारे सारे एंटीबॉडीज यहाँ से निकल के आएंगे। सो विल फाइंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज विल कम आउट। याद रखना प्लाज्मा सेल्स आर द फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज, तो यहाँ से आप तुरंत एंटीबॉडीज आप बनाना चालू करते हो, और यही चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हुआ। अब क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर सडनली एंटीबॉडीज घूम रही है, और एंटीबॉडीज क्या कर रही है, वो ढूंढना चाहती है उस बैक्टीरिया को। सो एंटीबॉडीज अब घूमना चालू करेगी ब्लड के अंदर एंड दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द बैक्टीरिया। सिमिलरली मैक्रोफेज भी ढूंढना चालू करेगा उस बैक्टीरिया को जो बॉडी के अंदर आ चुका है, क्योंकि उसे भी सिग्नल मिल चुका है। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया खड़ा है, अज्यूम दैट अगर ये मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे खड़ा है एंड सोच रहा है कि अब तो अंदर आ गए, तो एंजॉय करेंगे, तो अपनी एंटीबॉडीज आपकी यहाँ पे आएगी, एंटीबॉडीज आपकी घूमते घूमते हुए यहाँ पे आएगी, और जैसी एंटीबॉडीज वहां पे दिखती है
they will come and attach themselves to the bacteria. और ये एंटीबॉडीज जैसे ही जाके बैक्टीरिया से जाके अटैच होती है, दे विल न्यूट्रलाइज द बैक्टीरिया। तो ये एंटीबॉडीज जाएगी बैक्टीरिया के पास जाके एंड देन वहां पे जाके, अच्छा मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। सर। अरे थोड़ा पोजीशन बेटा अपना चेंज करना थोड़ा सा बेटा। So we'll have this antibodies coming and attaching itself with the bacteria, और वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को करेंगे आपका न्यूट्रलाइज करना मतलब आपके बैक्टीरिया को खत्म कर देना, बेसिकली उसे मार डालेंगे, राइट। और उसी तरीके से मैक्रोफेज भी घूमते हुए आएगा, उसने देखा कि अरे इसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको आके वो खा जाएगा। मैक्रोफेज का एक ही काम होता है, किसी भी बैक्टीरिया को देखना, उसे खा जाना, राइट। वो थोड़ा फटाफट आएगा दौड़ के, अगर कोई बैक्टीरिया मरा भी होगा ना तब भी उसे वो जाके खा जाएगा। सो दिस इज हाउ योर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू गिव द रिस्पॉन्स। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे आपके मेन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है आपका रिस्पॉन्स देने के लिए? आपका बी सेल इन्वॉल्व हो रहा है, बी सेल इज रिस्पॉन्स, राइट। आपके जो प्लाज्मा सेल जो आपके यहाँ पे है, ये प्रीडोमिनेंटली आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं टू मेक ऑल द एंटीबॉडीज ओवर देयर एंड टू गिव यू ऑल द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स यहाँ पे। अब ये जो आपका रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, जहां पे आपके बी सेल्स प्रीडोमिनेंटली आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है, सो यू कैन वेरी क्लियरली से दैट इन दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स बी सेल्स आर प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व। आपके जो बी सेल्स यहाँ पे है, दे आर प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व, to give immune response, to give your immune response। तो ऐसे टाइप के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ह्यूमरल रिस्पॉन्स। जिस रिस्पॉन्स के अंदर आपके बी सेल इन्वॉल्व होते हैं, जिस रिस्पॉन्स के अंदर आपके बी सेल इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइप के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ये चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर आपके सामने मैं कभी अगर आपको पूछूं, या सुबह सुबह 5 बजे फोन करूंगा और पूछूं आपको कि बताइए क्या होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स, तो आप इतना तो मुझे बोल सकते हो नींद में कि सर उसमें बी सेल इन्वॉल्व होते हैं। ये वो रिस्पॉन्स होता है जहां पे आपका अगर बैक्टीरिया आ गया तो बी सेल मेरे प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए या उस पैथोजन को खत्म करने के लिए। दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज माय ह्यूमरल रिस्पॉन्स। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सोच सर। लो, कुछ अगर गड़बड़ लग रही है या कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन पूछ लो, ठीक है। So this is what you find happening over here. If when the B cells are predominantly involved over there, then such kind of response is called by humoral response. अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये इनसाइड में मेंशन नहीं किया हुआ, but you have to know this ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन को लेकर स्ट्रांग हो जाए। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बेटा कि टी हेल्पर सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, टी हेल्पर सेल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे आपके पैथोजन को मारने के लिए। वो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, इट इज इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो आपके पैथोजन को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये बात भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टी हेल्पर सेल खुद से नहीं मारता, वो बुलाता है लोगों को, राइट, एंड देन ओवर देयर इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब समझो यहाँ पे आपके पास कोई अलग सी कंडीशन है, इमेजिन यू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन ओवर देयर। आपके पास एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल अपनी लाइफ आराम से यहाँ पे एंजॉय कर रहा था, यू हैव दिस नॉर्मल सेल, और इस सेल के अंदर समझो आपका आ गया है यहाँ पे, अज्यूम दैट आपका यहाँ पे कोई बैक्टीरिया इसके अंदर आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है। तो नॉर्मल सेल के अंदर आपका यहाँ पे बैक्टीरिया आ चुका है, बैक्टीरिया आ चुका है, कोई दूसरा पैथोजन इसके अंदर आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो नॉर्मल सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया आ चुका है, सो नाउ बैक्टीरिया इज इनसाइड द सेल, वो बाहर घूम नहीं रहा, वो अपना अंदर घूम रहा है। सो दिस इज अ पैथोजन व्हिच इज स्टेइंग इनसाइड द सेल। अब यहाँ पे ये सेल क्या करेगा, ये जो आपका अफेक्टेड सेल है ना, इस पैथोजन के छोटे से टुकड़े को कट करेगा और उसे लगा देगा रिसेप्टर के ऊपर। ये पैथोजन के छोटे से टुकड़े को हम यहाँ पे कट करेंगे और उसे कट करके हम लगा देंगे सेल के ऊपर होता है रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर के ऊपर उसे हम वहां पे लगा देंगे। तो ये जो छोटा सा प्रोटीन इसका हम निकालेंगे बिना उसे मारे एंड विल कीप इट ऑन द रिसेप्टर। एक बात आप समझो मेरी बात यहाँ पे, अगर बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया या अगर कोई बाहर का पैथोजन अगर सेल के अंदर चला गया तो क्या उसे मैक्रोफेज देख पाएगा? क्या सेल के अंदर थोड़ी वो देख सकता, नहीं देख पाएगा ना मैक्रोफेज उसे। नो सर। इसलिए सेल को क्या करना पड़ता है, सेल को उसमें से एक छोटा सा प्रोटीन निकाल के उस प्रोटीन को रखना पड़ता है आपके रिसेप्टर के ऊपर, सेल सरफेस के ऊपर। आई कैन कॉल इट एज अ सेल सरफेस, सिंपल लैंग्वेज में तुम समझ सकते हो। आप सेल सरफेस के ऊपर
इस प्रोटीन को आप रख रहे हो। सो यहाँ पे सेल सरफेस, और इस सेल सरफेस के ऊपर मैंने उस प्रोटीन को रख दिया। अब सेल सरफेस के ऊपर प्रोटीन को रखने का रीजन यहाँ पे है ताकि लोग उसे देख पाए, ताकि लोग उसे वहां पे देख पाए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही घूमते घूमते हुए आपका टी हेल्पर सेल यहाँ पे आया, तो टी हेल्पर सेल आपका घूमते हुए यहाँ पे आया, बस पूरा टाइम घूमता रहता है बॉडी के अंदर। तो टी हेल्पर सेल यहाँ पे आके देखता है, जैसे ही टी हेल्पर सेल यहाँ पे आता है वो ऑब्जर्व करता है और वो कहता है कि अरे यहाँ पे तो कुछ है जो बाहर का है, जो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। इट विल सी द प्रोटीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, से वो वहां पे देखेगा। और जैसे ही मेरा टी हेल्पर सेल उसे वहां पे देखता है, अब आप मुझे बताइए क्या करेगा, व्हाट द टी हेल्पर सेल इज गोइंग टू डू नाउ। साइटोकाइनेसिस रिलीज करेगा। बहुत सही, ये मेरा जो टी हेल्पर सेल यहाँ पे होगा ये रिलीज करना चालू करेगा मैंने यहाँ पे साइटोकाइन्स। तो यहाँ से अब मेरे साइटोकाइन ये रिलीज करना चालू करेगा, ये इसका काम होता है। ये अलार्म रेस करता है, इसका काम होता है अलार्म रेस करना, ताकि बाकी सब लोग रेडी हो जाए कि कोई आ गया है बाहर से अंदर हमारे बॉडी के अंदर। सो नाउ इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द साइटोकाइन्स। अलविया रुकना, थोड़ी देर रुक जाओ। इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द साइटोकाइन्स ओवर देयर। और जब आपके यहाँ पे साइटोकाइन्स आपके यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, अब ये साइटोकाइन्स अब आपके यहाँ पे क्या करते हैं, ये साइटोकाइन्स जाके बोलेंगे मैक्रोफेजेस को, दे विल गो एंड टेल द मैक्रोफेजेस, ताकि वो अपना नंबर वहां बढ़ाना चालू करें। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मोनोसाइट्स को जाके बोलेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू योर मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये बात आपको अभी डायरेक्टली समझ आनी चाहिए। ठीक है, सो मैक्रोफेज का अमाउंट आपके यहाँ पे बढ़ेगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन। सेकंड थिंग याद रखना, ये लोग जाके बोलेंगे टी सेल्स को, दे विल स्टार्ट टेलिंग द टी सेल्स टू स्टार्ट मेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ टी किलर सेल्स। ये बोलेंगे कि भैया टी किलर सेल्स का अमाउंट बनाना यहाँ पे चालू करो, यू स्टार्ट मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माय टी किलर सेल्स। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि आपके टी सेल्स में से कौन से सेल्स आपके यहाँ पे ज्यादा बनने लगेंगे, आपके यहाँ पे दोज आर माय टी किलर सेल्स, टीसी सेल्स जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, या मैं कह सकता हूँ टी किलर सेल्स। वो आपके यहाँ पे इनका अमाउंट आपका बनने लगेगा। अब आपको एक बात याद रखनी कि जो टी किलर सेल मेरे यहाँ पे होंगे, इनका अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा। और इसको हम यहाँ पे इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मेरा जो पैथोजन है वो फिलहाल सेल के अंदर है, तो मेरा पैथोजन ब्लड में नहीं फ्लो कर रहा, मेरा पैथोजन सेल के अंदर फ्लो कर रहा है, इसलिए मेरे टी किलर सेल अब मेरे यहाँ पे इनका अमाउंट यहाँ पे बनने लगेगा। सो दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन देयर नंबर। अब यहाँ पे क्या होता है, इमेजिन करो कि मेरा टी किलर सेल मेरा बन गया, मेरा टी किलर सेल यहाँ पे मेरा रेडी बन चुका है मेरा यहाँ पे, और ये अब ढूंढने लगेगा, ये ढूंढने लगेगा मेरे इन्फेक्टेड सेल को। सो माई टी किलर सेल इज रेडी एंड विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द इन्फेक्टेड सेल। तो ये मेरा घूमते हैं पूरे बॉडी में, दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग अराउंड, they will start floating around and they will start looking for the infected cell, right? So they will start moving around and they will start looking for the infected cell. अब जैसे मेरा टी किलर सेल किसी इन्फेक्टेड सेल के सामने आया, समझो आपके सामने यहाँ पे है आपका इन्फेक्टेड सेल, सो यहाँ वो इन्फेक्टेड सेल यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, जिसके अंदर आपके पास था योर पैथोजन। आप तो जानते हो ये पैथोजन को आप इसलिए देख पा रहे हो बिकॉज इट इज देयर ऑन द सरफेस। ये जो पैथोजन आपका यहाँ पे है दैट इज बिन देयर ऑन द सरफेस। आपका जो पैथोजन आपका यहाँ पे होगा ये आपको मिलेगा आपका सरफेस के ऊपर, राइट? तो ये तो आप यहाँ पर जानते हो, दिस थिंग यू नो, राइट? सो यहाँ पे इन्फेक्टेड सेल जिसके अंदर यहाँ पैथोजन जो आपका आपने छोटा सा उसका प्रोटीन काट के आपने रखा हुआ है सरफेस के ऊपर। अब जैसे मेरा टी किलर सेल इसके सामने आया, अब आप जानते हो कि आपका जो सी होता है यहाँ पे, सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? राइट, सो दिस इसको हम इवन कहते हैं एज अ साइटोटॉक्सिक सेल। अब साइटोटॉक्सिक सेल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब इसके कनेक्शन में आएगा, ये इन्फेक्टेड सेल के कनेक्शन में आएगा, तो पता है ये क्या करेगा, ये कुछ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस अंदर रिलीज करेगा। मेरा टी किलर सेल पता है यहाँ पे क्या करेगा, कुछ ऐसी चीज अंदर रिलीज करेगा जो होती है टॉक्सिक। सो मेरा टी किलर सेल यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे रिलीज कर रहा है सेल के अंदर, एंड दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी टॉक्सिक। तो पता है इससे क्या होगा, पूरे सेल की डेथ हो जाएगी। अगर हम पूरे सेल की वहां पे डेथ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मेरे बैक्टीरिया की भी या जो भी मेरा पैथोजन है उसकी वहां पे डेथ हो जाएगी। तो याद रखना, दिस सब्सटेंस व्हिच इज रिलीज्ड बाय द सेल, इट इज माय टॉक्सिक सब्सटेंस। ये है मेरा यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे आपका रिलीज किया जा रहा है, और ये जो सब्सटेंस है ये सेल के अंदर जाएगा एंड दैट विल लीड टू अ डेथ ऑफ द सेल, दैट विल लीड टू अ डेथ ऑफ सेल। तो आप सिर्फ सेल को नहीं मार रहे हो, सेल के साथ साथ उसके अंदर जो आपका जो बैक्टीरिया था, जो पैथोजन था,
उसकी भी वहां पे आपकी डेथ हो रही है, दे आर ऑल्सो गेटिंग किल्ड ओवर देयर। इस तरीके से काम करता है आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स। और अब आपको समझ आना चाहिए दैट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाई साइटोटॉक्सिक सेल्स आर कॉल्ड एज माय साइटोटॉक्सिक सेल्स, बिकॉज दैट्स हाउ दे वर्क। ये जाके आपका जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसे जाके खत्म करते हैं। इनका यही काम होता है कि अगर सेल इन्फेक्टेड है उसे जाके ढूंढो, पकड़ो और उसे खत्म करो। एक बार सेल की वहां पे डेथ हो गई, उसके बाद जो भी आपकी डेब्रिज वहां पे रह जाएगी ना, उसे खाने के लिए कोई आएगा यहाँ पे। कौन आएगा उसे खाने के लिए? कौन है जो खाता रहता है आके? Macrophage. मैक्रोफेज, राइट। सो मैक्रोफेज फिर बाद में आएगा, अपना जो बाकी जो कचरा वहां पे पड़ा हुआ उसे जाके वो खा लेगा। दिस इज हाउ माय साइटोटॉक्सिक सेल वर्क। याद रखना, साइटोटॉक्सिक सेल तभी आपके काम करते हैं व्हेन यू हैव अ सेल, बेसिकली सेल को खत्म करते हैं। सो व्हेन यू हैव अ इन्फेक्टेड सेल, दैट्स व्हेन दे विल गो एंड दे विल डू देयर वर्क, राइट। सो दे आर नॉट फ्री फ्लोटिंग चीज को ये पकड़ते नहीं है, ये सेल्स को जाके टारगेट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर कि यहाँ पे जो हमने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ये वाली स्लाइड आप सब यहाँ पे क्लियर है? क्या हुआ यहाँ पे? यस सर। Sir, बताओ अलजिया, बताओ क्या सवाल है आपका, बोलिए अलजिया। सर क्लियर हो गया डाउट। यही होता है बेटा, इफ यू आराम से बैठो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन ओवर देयर। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको सब लोगों को एंड इवन नए बच्चों को, भूमिका, दीपिका एंड ऑल द न्यू गर्ल्स एंड बॉयज, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर स्पीड ज्यादा है कम लग रही हो देन प्लीज बता देना, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। एक बार ये चीज आपके यहाँ पे हो गई ना, वंस यू फाइंड दिस थिंग हैपनिंग ओवर हियर, देन आप यहाँ पे सोचो, यहाँ पे आपका मेनली आपके कौन से सेल इन्वॉल्व थे यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स देने के लिए? टी सेल्स, टी सेल्स कह सकता हूँ, राइट। सो व्हेन यू फाइंड योर टी सेल्स आर प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड, सो जब आपके टी सेल्स आर इन्वॉल्व्ड to give response, then such kind of immune response, जब ये टाइप का immune response जो आपका होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a cell mediated response. Such kind of response is called as my cell mediated response. This is called as my cell mediated response. तो जब आपका T cell are involved to give you the response, involved to give you the, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, immune response, तो उस टाइप के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो ये टर्म भी आप बिल्कुल याद रख लो, बस ये भी मैं आपको सुबह फोन करके पूछूंगा। इसी दिन मैंने पूछ ही लेना है सुबह फोन करके 5:30 बजे। बेटा, अरे काजल, हाँ जरा बताइएगा बेटा ये क्या होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स? सर अगर कोई फोन ही नहीं उठाया तो? फिर बेटा वो हम आईडी ले लेंगे उस बच्चे की, और फिर वो लॉगिन करने की जब कोशिश करेगा ना शाम को क्लास के अंदर, तो उसे मैसेज आएगा उसे एक मैसेज आएगा फिर उसके अंदर। हाँ, दैट इज समथिंग आल्सो वी कैन डू। जब बच्चा फोन उठाना बंद करता है तो देन वो बच्चा ही फिर फोन करेगा सामने से, सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास। देन आई विल आस्क, पहले ये बताओ क्या होता है जब टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, देन आई विल आस्क यू। ऑलराइट, सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। सो ये चीज आपको याद रखनी है, प्लीज याद रखना सब लोग यहाँ पे, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज समथिंग इज द वन इन विच यू विल फाइंड द टी सेल्स आर प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होते हैं। ये बात आप यहाँ पे याद रखो। अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना इसी कॉन्टेक्स्ट में, अगर कई बार क्या होता है बॉडी के अंदर, यू नो दैट पीपल हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। तो जनरली क्या होता है कि किसी का किडनी खराब हो गया, राइट, किसी का लीवर डैमेज हो गया, या समटाइम यू हैव टू गो फॉर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब आप कर रहे होते हो ना, आपको बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, लाइक आप ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते। सो व्हेन अ पर्सन अंडरगोज अ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे आपके लिए कैन हैव एग्जांपल लाइक योर किडनी, एग्जांपल ऑफ योर हार्ट। ठीक है, तो जब आपको कोई ट्रांसप्लांटेशन कराना हो तो आप काफी चीजें आप चेक करते हो। यू हैव टू चेक द ब्लड टाइप ऑफ द पर्सन जिससे आप ऑर्गन ले रहे हो, जो डोनर है उसका ब्लड टाइप आप देखते हो, टिश्यू मैच कराते हो, राइट। यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट नंबर ऑफ थिंग्स।
अब अगर आपने बिना सोचे समझे कर दिया, राइट, समझो आप में से कोई डॉक्टर बन गया और आपने बोला कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना, हाँ अरे 2 किडनी दो, एंड यू टेक अ किडनी फ्रॉम पर्सन ए एंड यू ऐड इनटू सेकंड पर्सन, अगर आप ऐसा कभी करते हो, देन फिर वहां पे क्या दिक्कत आएगी कि आपका उस पर्सन का इम्यून सिस्टम देगा रिस्पॉन्स। जो रेसिपिएंट होगा ना, जिसको आप ऑर्गन दे रहे हो, उसका इम्यून सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा और वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा, और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तो अगर आप कोई दूसरा ऑर्गन को पकड़ के अगर किसी और के बॉडी के अंदर आप डाल रहे हो, देन देयर इज अ वेरी लाइकली चांस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्राफ्ट रिजेक्शन, है कि वहां पे आपका हो सकता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, देयर इज अ चांस ऑफ योर ग्राफ्ट रिजेक्शन। और जब आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन किया जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, कि आपने ऑर्गन को अपने रिजेक्ट कर दिया। क्यों ये करे? क्योंकि वो किसी उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, वो किसी दूसरे पर्सन का था एंड इट वाज नॉट कंपैटिबल। तो जो है ना ग्राफ का यहाँ पे ध्यान दो, ये जो रिएक्शन आपके यहाँ पे जो ग्राफ का हो रहा है, ये करने के लिए भी आपके यहाँ पे टी किलर सेल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। सो टी किलर सेल्स आर नोन फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये बात याद रख लो। टी किलर सेल, या मैं कह सकता हूँ my cytotoxic cells, my cytotoxic cells are the one which are involved for the graft rejection के लिए ये लोग आपके यहाँ पे। सो ये चीज भी आपको याद रखनी, बिकॉज दिस कैन कम एज अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम, पहले भी आ चुका है, आगे भी फ्यूचर में आ सकता है। दैट योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन आप समझो कि अगर मैं कोई दूसरे बॉडी के दूसरे पर्सन से अगर कोई ऑर्गन ले रहा हूँ और अगर वो कंपैटिबल नहीं है, then this will be the strong response given by the TC cells। तो बताओ वो जाके क्या करेंगे? उसे मारना चालू करेंगे, उस ऑर्गन को वो जाके मारना चालू करेंगे, और उससे क्या हो सकता है? उससे ब्लड क्लॉट भी हो सकता है अंदर के अंदर, एंड दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट नंबर ऑफ थिंग्स ओवर देयर। सो दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ये कौन क्या कंसर्न आ सकता है, कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स आपका एक्टिव होता है जिससे ग्राफ्ट रिजेक्शन आपका हो सकता है, then it should be your cell mediated response, या मैं कह सकता हूं cell mediated immunity is the one which will play the role in my graft rejection। क्या ये बात आप सबको समझ आ रही है? Is this clear to you? Yes, sir. सर बोलो बेटा। सर अगर ऐसी सिचुएशन में अगर ऑर्गन मतलब रिजेक्ट हो गया तो फिर सिचुएशन में पेशेंट के साथ क्या होता है? तो वही होता है ना, अगर आप ये इट इज अ फेटल कंडीशन। जैसे आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपने यहाँ पे किया, राइट, अगर वो रिजेक्ट कर रहा है, देन इट कैन क्रिएट अ ब्लड क्लॉट्स ओवर देयर, तो आपको तुरंत आपको लाइक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा वहां पे, और इट कैन टर्न फेटल। सो जनरली कोई भी डॉक्टर ऐसा करता नहीं है, दे इसलिए आपको भी नोटिस करना कि लोग वेट कर रहे थे सालों सालों तक सही ऑर्गन डोनर के लिए। जब तक वो डोनर सही वाला मिलता नहीं, अंटिल देन यू कैन नॉट डू दिस ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है, there's one solution which can be there over there। तो पहले क्या रहता है, this is my cell mediated immunity की वजह से आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। there can be one solution to this। solution आपके यहाँ पे क्या आएगा? let's see that। solution आपका यहाँ पे ये हो सकता है that after organ transplantation, समझो आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपने यहाँ पे किया सक्सेसफुली, समझो अक्षरा ने किडनी लेके आई वो, राइट, और उसने ट्रांसप्लांटेशन अपना वहां पे कर दिया। उसके बाद लेकिन आपको एक चीज का वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो रेसिपिएंट होगा ना उसको आपको हमेशा देने पड़ेंगे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद, वंस यू आर डन विद द ट्रांसप्लांटेशन, यू हैव टू यूज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। याद है ये टर्म हमने पहले भी सुना था? यस sir. Yes, sir. क्या कहाँ पे सुना था? रानी बताना कहाँ पे सुना था ये हमने टर्म, रानी बताएगी कहाँ पे सुना था हमने ये टर्म। ये गलत बात है बेटा, यस बोल के फिर आप हाथ खड़े कर देते हो कि सर मैं नहीं बता रही। एनीवन एल्स? दीक्षा कुमारी बताइए। सर ये 11th में पढ़ा था। अरे 12 में भी पढ़ा था बाबा, 12 में भी पढ़ा था हमने ये टर्म, 11 में भी पढ़ा था हमने, 12 में भी इसको देखा था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा देखा था हमने। अब पूरा बताइए। सर कहाँ पढ़ा था ये तो नहीं पता सर, इस एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन था। ओके, मोनिका बताओ।
सर उसमें पढ़ा था हमने 11th में, जब इरेथ्रोब्लास्टोसिस करते हैं ना, उसमें जब मदर के साइड से जो RH नेगेटिव मतलब एंटी चल जाता है उसमें फेटल राइट, साइड में, तो उसमें यस, उसको प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट डिलीवरी के बाद हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते, ताकि सेकंड जब डिलीवरी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्टी ना हो, और वो एंटीबॉडी जो है वो मतलब ब्लड मदर के साइड से वो उसके साइड में ना चले। राइट, बिल्कुल सही। सो आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी एज अ डॉक्टर यू हैव टू गिव देम द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ताकि वो आपका वहाँ पे एंटीबॉडीज आपका एक्टिवेट ना हो जाए, सेंसिटाइज ना आपका हो जाए वहाँ पे उस ब्लड के साथ जो मिक्स हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल सही, राइट। अच्छी बात है, वेरी गुड दीक्षा, अपूर्वा एंड मोनिका, राइट। याद है आपको, ये हमने पढ़ा था काफी टाइम पहले, बट या वी हैव रीड दिस। सो ये हैव दिस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आप यहाँ पे यूज करते हो। अब याद रखना, ये जो आपके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आपके यहाँ पे होते हैं, दीज आर द वन, जब आप इसको दे रहे हो ना किसी पेशेंट के अंदर, तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यहाँ पे ये होता है दैट इन ड्रग्स की वजह से आपका इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो जाता है। So, जब मैं ये ड्रग्स यूज करूंगा, नाम ही लिखा हुआ यहाँ पे क्या, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, जब मैं ये ड्रग्स यहाँ पे यूज करूंगा तो इससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम, या मैं कह सकते हैं यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, इट इज गोइंग टू इनएक्टिव द इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव कर देगा। अगर ये इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव कर रहा है तो इसका फायदा यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आपके ऑर्गन की तरफ जो आपने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। जो अभी भी जो ऑर्गन हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है उसके अगेंस्ट आपका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे नहीं आ रहा। वाई इट इज नॉट गोइंग? बिकॉज यू हैव सप्रेस द इम्यून सिस्टम। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, यहाँ पे हम यूज करते हैं। इसका एक नुकसान यहाँ पे ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सिंपल सी बात बेटा, अगर आप ये ड्रग ले रहे हो, अगर आपको ये थ्रू आउट द लाइफ अगर ये लेना पड़ेगा ड्रग आपको, तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा आपके यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जो नॉर्मल आपका इम्यून सिस्टम था लड़ने के लिए पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वो आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, बताइए एल्जिया, क्या सवाल है आपका? सर मुझे पूछना था, तो फिर अगर मीन्स ऐसा कोई ऑर्गन है जो मैच नहीं कर रहा है पेशेंट से, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ट्रांसप्लांटेशन में? नहीं बेटा, जनरली वो बहुत चीजों को अकाउंट में लेता है, ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट वेरी बाइनरी, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट नंबर ऑफ थिंग्स। क्या एज है पर्सन की? अगर बच्चा है तो हम नहीं दे सकते उसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लंबे टाइम के लिए। इफ समवन इज इन द मिड 70s देन यू कैन डू दैट। इफ समवन ऑलरेडी हैज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस देन आप नहीं दे सकते इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, बिकॉज उसके वजह से और आपके आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसके हेल्थ को लेके। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डायरेक्टली, वो ऐसा नहीं कि है ही, तो ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा ड्रग्स तो देनी है ना उसको तो लेट्स डू द ट्रांसप्लांटेशन। दैट्स नॉट व्हाट यू डू ओवर देयर, राइट? You take into account number of things and then you go for this, right? So please, yeah, there's a reason it takes 5 years to complete the course of medicine. And I hope, by the way, इस कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है। I hope it's story the clear is Yes, clear to sir. all of you. यस सर। यस सर। सर लड़कों को, एग्जाम अरे एक बार बोलो, बता अरे दो। अरे रुक जाओ अलजिया, 2 मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। बाकी लड़कों को समझ आ रही है ये वाली चीजें? शिवम Yes, sir. एंड महेश, अनिरुद्ध, ओम Yes, एंड ऑल sir. द अदर बॉयज ओवर हियर, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नए बच्चों को समझ आ रहा है? आई होप नए बच्चों को ये सारी चीजें यहाँ पे समझ आ रही है, व्हाट इज बीन हैपनिंग। सो यू हैव अ सेल मीडिएटेड रिस्पांस, ठीक है, जिसमें आपके टी सेल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। यू हैव अ ह्यूमरल रिस्पांस, जहाँ पे सिर्फ बी सेल्स आपके प्रीडोमिनेटली आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। और याद रखना, यू हैव अ सेल मीडिएटेड रिस्पांस के अंदर आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन भी किया जाता है। सो इफ देयर इज अ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन डन देन द, अगर कभी ग्राफ्ट रिजेक्शन अगर आपका हो रहा है तो आपको याद रखना है आपके टीसी सेल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर। ठीक है, तो these are the few things you have to know। एंड उसके अलावा याद रखना what are your immunoglobulins and what they are known for, ये क्या करते हैं ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। These are also one of the very important thing you have to know। अभी हम लोग यही सीखेंगे। Now we try to understand something in terms of the antibody। क्या होती है एंटीबॉडी, उसको हम यहाँ देखते हैं। कुछ ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा एंटीबॉडी का, जो एनसाइड में दिख रखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ वन एंटीबॉडी, रफ एक पिक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, एंड इसमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है आपको वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। Right, so assume that you have an antibody जो Y शेप की आपके यहाँ पे दिखती है।
ऑलराइट, सो नाउ यू हैव दिस एंटीबॉडी इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपको इसमें कुछ चीजें बहुत क्लियरली याद रखनी है कि ये ऐसे हवा में नहीं खड़ी होती, इनके बीच में आपको बॉन्ड्स मिलते हैं। यू विल फाइंड सम बॉन्ड्स इन बिटवीन देम। सो यू हैव some bonds over here, you have some bonds over here. So ये जो bonds आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, these bonds over there are called as my disulfide bond. इनको हम बोलेंगे यहाँ पे as a disulfide bond. ये याद रख लेना। So आपको bonds मिलेंगे यहाँ पे, you will find the bonds between them and these are called as disulfide bond. अब देखो ये है क्या, ये स्ट्रक्चर है क्या? ये जो ग्रीन वाले जो आपको दो स्ट्रक्चर में बना के रखे हुए, these are called as my heavy chain. ये जो ग्रीन वाले जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हेवी चेन। ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे है, छोटा वाला, दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर लाइट चेन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ लाइट चेन। एक बार खुद से भी बना लेना ताकि ये हमेशा याद रहे, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो यू हैव अ हेवी चेन एंड यू हैव अ लाइट चेन। ठीक है, दोनों हेवी चेन एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। हेवी चेन और लाइट चेन भी मेरे यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ अगेन विद माय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि हेवी चेन लाइट चेन भी जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड दोनों हेवी चेन भी मेरे यहाँ पे जुड़े हुए हैं विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो यू हैव कह सकता हूँ ना मैं यहाँ पे दैट यू हैव अ 2 हेवी चेन एंड यू हैव अ 2 लाइट चेन। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता मैं? Yes, sir. Yes, sir. But 2 heavy chain and you have a 2 light chain. So you have a 2 heavy chain and you have a 2 light chain which has been seen over there. बोलो बेटा बोलो। सर जो लाइट चेन और हेवी चेन के बीच में बॉन्ड होगा वो भी डाइसल्फाइड ही होगा? हाँ, वो भी डाइसल्फाइड होगा बिल्कुल। ये येलो जहाँ पे मैंने येलो स्ट्रिप लगाई ना, दे आर ऑल माय डाइसल्फाइड, और कोई बॉन्ड आपको याद नहीं रखना, ओनली डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, देन अब अगली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपके यहाँ पे क्या होगी, दैट यू हैव, तो हम यहाँ पे ऑरेंज कलर से करते हैं। सो यू हैव विद इन द लाइट चेन एंड द हेवी चेन रीजन्स ओवर देयर। यहाँ पे कुछ रीजन्स हम बना देते हैं, यहाँ पे कुछ रीजन्स बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो दिस एरिया जिसको मैंने शेडिंग किया हुआ है, ये जो मेरा यहाँ पे एरिया होता है ना, इस जोन को एक हम नाम देंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको याद रखना है। ये जो जोन, जो शेडेड एरिया जो आपके यहाँ पे है, दैट शेडेड एरिया इज कॉल्ड एज माय वेरिएबल जोन। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वेरिएबल जोन और वेरिएबल रीजन। इसको वेरिएबल रीजन। तो आपका वेरिएबल रीजन आपको मिलेगा, आपका हेवी चेन के अंदर भी आपको मिलेगा, और सिमिलर वेरिएबल रीजन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द वेरिएबल रीजन। तो अगर आपसे कोई पूछा है कि क्या मुझे वेरिएबल रीजन दोनों के अंदर मुझे मिलेगा, यस, आई विल फाइंड वेरिएबल रीजन इन बोथ द एरियाज, इन द बोथ द चेन, हेवी चेन एज वेल एज माय लाइट चेन, दोनों के अंदर मुझे यहाँ पे वेरिएबल रीजन मुझे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, राइट। उसके अलावा जो यहाँ पे रीजन जो आपको मिल जाए ना, वेरिएबल के अलावा जो आपका नीचे वाला जो एरिया आपका यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट रीजन। ये आपका, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट रीजन। दिस इज कॉल्ड एज माय कॉन्स्टेंट रीजन। तो ये भी कॉन्स्टेंट रीजन होगा मेरा यहाँ पे, ये वाला रीजन भी मेरा यहाँ पे जो होगा वो मेरा कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, शेडेड एरिया के अलावा जो मेरे यहाँ पे रीजन मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय कांस्टेंट रीजन। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, दोनों के अंदर। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? लेबलिंग आपको समझ आ रही है यहाँ पे? क्या आपको लेबलिंग क्या कह रही है? कांस्टेंट रीजन आपको याद रखना है। दिस इज व्हाट यू विल फाइंड, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, बट यू शुड नो दैट यू हैव अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट रीजन। अब आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा ये जाएगा कि आपका जो एंटीबॉडी होता है वो जाके जब किसी एंटीजन को पकड़ता है या जब जाके किसी फॉरेन बॉडी को पकड़ता है, तो वो कौन सा एरिया होता है एंटीबॉडी का जो इंटरेक्ट कर रहा होता है मेरे फॉरेन पैथोजन के साथ? मेरी बात सुनो ध्यान से। आपसे पूछा जाएगा कि एंटीबॉडी के अंदर कौन सा एरिया होता है जो एक्चुअली में जाके पैथोजन के साथ इंटरेक्ट करता है, विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विल गो एंड इंटरेक्ट विद द पैथोजन। तो आपका आंसर हमेशा यहाँ पे होगा वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन। सो वेरिएबल रीजन ऑफ heavy and light chain. So variable region of heavy and light chain. ये वो एरिया होता है बेटा, ये आपका वो एरिया होता है जो जाके इंटरेक्ट करता है, और जाके इंटरेक्ट किससे करेगा? आपके पैथोजन के साथ। पैथोजन हो गया, प्रोटीन हो गया, जो भी आपका होगा, उसके जाके जो इंटरेक्ट करेगा वो आपका ये वाला एरिया होता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, so this belt, this area is the one which actually interacts with the antigen, which interacts
फॉरेन बॉडी को हम यहाँ पे इवन एंटीजन कह सकते हैं, सिंपल अंडरस्टैंड के लिए. इट इंटरैक्ट्स विद एंटीजन. ये बात आप दिमाग में बिठा लो, बिकॉज दिस समथिंग यू हैव टू नो. ये आपके जो एंटीबॉडीज है आपके यहाँ पे, ये किससे बनी हुई है? इफ दे आस्क यू ये किससे बनी हुई है, देन आपका सिंपल आंसर है दे आर मेड अप ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन. सिंपल. इफ समवन आस्क यू व्हाट आर माय एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ, देन योर आंसर शुड बी योर ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन. सो दे आर वन टाइप ऑफ प्रोटीन ओनली. ठीक है, दे आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन. अगर आपसे कोई पूछा है कि इसमें कितने, ये प्रोटीन जो है उसमें कितने अमीनो एसिड आपको मिल जाते हैं, then generally you will have 110 amino acid is a common number. 110 amino acids. ये वेरी कर सकता है कुछ इम्यूनोग्लोबिन के साथ, जैसे IgM जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बट उसके अलावा जितने भी आपके होते हैं दे जनरली हैव 110 अमीनो एसिड्स. ठीक है, इतनी ही बात आपको याद रखनी है. ये पिक्चर आपको याद रखना है, कहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ रहा है, कहाँ पे क्या लेबलिंग है. ये वाला पिक्चर जो मैंने बनाया है आपके सामने, ये एक बार खुद से बना लेना. एंड प्लीज रिमेंबर दिस पिक्चर बिकॉज यू कैन फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. So this is how the antibodies going to look like. और ये सारे उसके लेबलिंग से जो आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, क्या ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? You Yes, sir. Yes, sir. and all the other belt के लोग, I hope it's clear to all of you. ठीक है, and the yeah. So that is something you have to know. ये है कहानी जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, जो मेरा पहला रिस्पॉन्स होता है अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ रहा है, वो पहली बार आ रहा है लाइफ में, पहली बार अगर आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है और आपकी बॉडी पहली बार उसे एनकाउंटर कर रही है, तो क्या वो रिस्पॉन्स फटाफट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा, याद रखना. सो याद रखना हमेशा आपको जो प्राइमरी रिस्पॉन्स आपका रहता है दैट इज गोइंग टू बी स्लो. सो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्लो. सो प्राइमरी रिस्पॉन्स आपका हमेशा यहाँ पे आपका रहेगा स्लो. ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है वही बैक्टीरिया 6 महीने बाद वापस अगर आता है, तो आपका नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स. ये फास्ट होगा या स्लो होगा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो मेरा यहाँ पे होगा वो बहुत रैपिडली होगा. सो इट विल बी अ रैपिड रिस्पॉन्स. इज गोइंग टू बी अ रैपिड. विद इन अ मैटर ऑफ मिनट सब खत्म हो जाएगा. जितना जल्दी आया था बैक्टीरिया उतना जल्दी वो वहां पे उसे न्यूट्रलाइज भी आप कर दोगे. तो ये बात भी आपको याद रखनी है. प्राइमरी रिस्पॉन्स आपका स्लो होता है हमेशा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे होता है फास्ट. एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि मुझे भी थोड़ा एश्योरेंस मिलेगा कि जा रहा है. यू कैन दिस एनिमेशन लेटर ऑन. नाउ लेट मी इनिशियली जस्ट गेट बैक टू यू सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन पहले यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. तमनप्रीत, पहले क्वेश्चंस फिर बाद में डाउट. चलिए हैंड रेज करेंगे आप लोग क्वेश्चन के लिए. साइटोटॉक्सिक सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ABCD. हैंड रेज करेंगे आप सब लोग यहाँ पे. बताइए अक्षरा क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन आप कह रहे हो यहाँ पे T सेल्स आर माय साइटोटॉक्सिक सेल्स, और ये आपका आंसर आपको बिल्कुल यहाँ पे सही है. ठीक है, राइट. देन एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन. हैंड रेज करेंगे सब लोग यहाँ पे. एंटीजन बाइंडिंग साइट जो आपकी होती है वो आपको एंटीबॉडी में कहाँ पे मिलती है? ध्यान से देखना. एंटीजन बाइंडिंग साइट जो आपको मिलती है आपके एंटीबॉडी के अंदर वो आपकी कौन सी होती है यहाँ पे? बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. अनिरुद्ध ऑप्शन सी कह रहा है. सिद्धरा आपको क्या लग रहा है? सिद्धरा बोलिए. सर ऑप्शन सी. एंड गिरिजा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर. ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर है. आपने देखा, अगर आप पिक्चर को वापस से देखोगे तो यू विल रियलाइज वन पार्ट ऑफ हेवी चेन इज इन्वॉल्व एंड वन पार्ट ऑफ माय लाइट चेन इज इन्वॉल्व टू बाइंड द एंटीजन. ठीक है, दोनों आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं. राइट. To which type of barrier under innate immunity do the saliva in the mouth and tears from the eyes belong to? कौन से कैटेगरी के अंदर आपका आता है saliva and eyes वाली चीज? यहाँ पे आराम से हैंड रेज करिए एंड गिव मी द करेक्ट आंसर. बताइए भूमिका, क्या होगा इसका आंसर? सर फिजियोलॉजिकल बैरियर. ठीक है. अलजिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी. अलजिया, ये दो के अलावा और क्या आ रहा था फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर? सलाइवा और टीयर्स के अलावा और क्या आ रहा था वहां पे? अलजिया कोई बात नहीं. बताइए काजल, और क्या आता है उसके अंदर?
सलाइवा टीयर्स के अलावा और क्या आता है? म्यूकस। नहीं 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 नहीं। बताओ सिद्रा, क्या आता है सलाइवा और टीयर्स के अलावा और क्या आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर? तो मैच इन एसिड। गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड, जिस में आपको एसिड मिलता है, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कम, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, बी लिम्फोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद, आपके बी लिम्फोसाइट इसमें से कौन से टर्म के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। लीजिए अपना टाइम लीजिए सही तरीके से एंड देन बताइए क्या इसका आंसर यहाँ पे आ सकता है। क्या लग रहा है तमनप्रीत? सर ह्यूमरल इम्यूनिटी। अनुशिका, आपको क्या लग रहा है? सर ए। And A over here, all of you is going to have a correct answer यहाँ पे, सबका आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है? All of them, yeah, it is going to be your option A. Humoral immunity is something जहाँ पे आपके B cells आपके predominantly आपके यहाँ पे involve होते हैं to give you the response. B cells में you have 2 cells, मेरे 2 सेल होते हैं B सेल के अंदर, उनके नाम बताइए, फटाफट हैंड रेज करिए, उसके नाम बताइए। B सेल्स के अंदर 2 सेल्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं, उन दोनों के यहाँ पे नाम क्या होंगे? बताइए सिद्रा, क्या होंगे वो 2 सेल्स के नाम यहाँ पे? सर टी हेल्पर सेल। अरे 20 सेल्स के अंदर, ये सिद्रा क्या बात सुनने लग रही है? अच्छा सिद्रा ही है। 20 सेल्स के अंदर यू हैव 2 सेल्स। टी हेल्पर सेल कैसे आएगा बेटा? 20 सेल में टी हेल्पर सेल कैसे आएगा सिद्रा? हाँ बोलो प्लाज्मा। बस। हाँ प्लाज्मा सेल है दूसरा। मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल, ये 2 सेल आपके यहाँ पे आते हैं। तनीषा बताओगे आप प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? तनीषा, प्लाज्मा सेल आपके क्या किस चीज के लिए जाए जाते हैं? तनीषा आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। बताइए, कोई लड़का बताएगा यहाँ? सर ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से अटैच। अरे नहीं बताना अलजी आपको, सर, रुक मैंने- जाओ, पूछेंगे ना आप। अच्छा कोई और है? ओके बताइए शिवा, क्या करते हैं प्लाज्मा सेल्स यहाँ पे? सर एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं सर। कौन से 5 एंटीबॉडीज होते हैं बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। सर IgA, IgG, IgE, IgM एंड सर IgD। ऑलराइट ठीक है, आईजीए भी होता है, मैंने सुना नहीं, शायद आपने बोला होगा, राइट ठीक है। सो दीज आर एंटीबॉडीज विल फाइंड आउट एंड दिस इज व्हाट प्लाज्मा सेल्स आर गोइंग टू बी नोन फॉर, राइट ठीक है। चलिए नीट का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ध्यान से खुद से पढ़ेंगे आप लोग और खुद से आंसर करेंगे, यहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगी आपको, हैंड रेज करेंगे मतलब आप लोग यहाँ पे। देख लीजिए, जानवी क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए कह रहे हो आप यहाँ पे, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन काजल क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए सर। रानी? ऑप्शन ए सर। यस, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो रिएक्शन आपका जो हो रहा है किडनी के अंदर, ये इसके थ्रू आपके यहाँ पे होगा। टेक योर टाइम, सी द क्वेश्चन thoroughly and give me the correct answer. बताइए भूमिका, क्या होगा इसका आंसर? सर ए। ये मोनिका क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन है और कहाँ पे मिलता है क्लोस्ट्रम के अलावा? सर स्लाइवरी में, स्लाइवा में। हमारे या फिर सभी के ड्रोसोफिला के अंदर? हाँ हमारे अंदर या ड्रोसोफिला के अंदर? तो हमारे अंदर। ड्रोसोफिला के लार्वल स्टेज में आपको स्लाविक ग्लैंड में क्या मिलता है मोनिका? सर पोलिटिन। क्या मिलता है वापस बोलना? सर पोलिटिन। पोलिटिन क्या? क्रोमोसोम। राइट, याद रखना ये सब भूल नहीं सकते आप लोग। यस सर। You all have to become a different people who are made up of different substance. ये तो बनना है आपको। All right, 52. Take your time and give me the correct answer. All right, चलिए किसी नए बच्चे को हम यहाँ पे देखते हैं, लड़कों में से कोई हैंड रेस करे। महेश बताओ क्या होगा इसका आंसर, महेश बताओ जल्दी। महेश इज लाइक कि नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा, महेश बोलो क्या होगा इसका आंसर? महेश लेफ्ट द चैट रूम।
अनिरुद्ध बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही आएगा बेटा इसके अंदर। क्वेश्चन आपसे साफ यहाँ पे हो जाएगा कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज इन्वॉल्व, दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे देख लो। चलो क्या होगा इसका आंसर बताओ। शिवा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। Right, glycoprotein antibodies are always going to be called as your glycoprotein. Have a look at this question and tell me what can be the correct answer for this. चलिए पूर्वा, आप भी बताइए क्या होगा इसका आंसर? बस सी। क्या होता है इंटरफेरॉन? पूरा बताइए, इंटरफेरॉन होता क्या है, करता क्या है, ये बता दो फटाफट जल्दी से। तो ये प्रोटीन होता है जो दूसरे सेल को बोलता है कि इसके अंदर वायरस आ गया तो खुद से बचा। देख लो अपना संभाल लेना, देख लेना। आई एम गेटिंग इन्फेक्टेड, राइट, वेरी ट्रू। और इंटरफेरॉन विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये एक अम्ब्रेला, किस अम्ब्रेला के अंदर ये आते हैं ये टर्म्स? साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स, दे विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइटोकाइन्स। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपका रखना है। तो इंटरफेरॉन जब आपके सामने टर्म आए तो याद रखना इट इज हैज टू डू विद द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के बाद ये आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए करना। अगर आपने डिजीज सारी ध्यान से पढ़ी है और अगर आपको पढ़ाई गई है और आपको याद है सब कुछ, देन यू कैन आंसर दिस। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आने चाहिए, वैसे थोड़े और कॉम्प्लेक्स आने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो भी मजा नहीं आता। ठीक है, चलिए देखते हैं। बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। अलजिया क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। लग रहा है बेटा आपको यहाँ पे अलजिया? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। रानी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। आप बैटमैन वाला भी कह रहे हो? बोलो रानी, बोलो क्या कह रहे हो आप? डी सर, डी। तो बताइए डी क्यों होगा, क्यों लग रहा है आपको ये डी होगा इसका आंसर, ये बता दो मुझे। क्योंकि सर ये सही कह रहे हो आप, मतलब बोलना चालू करो, यू आर ऑलमोस्ट देयर। क्योंकि ये बीमारी आपकी होती है बिकॉज ऑफ द वायरस। वायरस। राइट, कंडीशन आपकी वायरस की वजह से होती है। और आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पर्सन के अंदर आपके इंटरफेरॉन का नंबर यहाँ पे बढ़ चुका है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि लाइक दैट इटसेल्फ मींस कि ये बीमारी यहाँ पे होगी इन चारों में से, बिकॉज बाकी सारे वायरल से नहीं हो रहे। टाइफाइड हो रही है आपकी बैक्टीरिया से, टिटनस आपकी हो रही है आपका, अगेन इट्स बैक्टीरिया इन्वॉल्वड, मलेरिया प्रोटोजोन। सो यस, इट हैज टू बी योर ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड, राइट। ओके यार, दिस इज आल्सो क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड, राइट। तो ये सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे स्लाइड में क्या मेंशन किया हुआ है। सो यू हैव प्राइमरी रिस्पांस जो आपका लो इंटेंसिटी का होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और स्लो होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। और ये आपका रिस्पांस हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा स्लो, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन यू हैव अ सेकेंडरी रिस्पांस जो आपका यहाँ पे काफी फास्ट होगा एंड हाई इंटेंसिटी का होगा। तो सेकेंडरी रिस्पांस आपका होता है हाई इंटेंसिटी का, तुरंत। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मेमोरी। ये भी याद रखना, दिस इज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ द मेमोरी सेल्स। ओके सर। देन यू हैव बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बी लिम्फोसाइट के अंदर यू हैव योर प्लाज्मा सेल्स। जितना आपको बताया वो इससे थोड़ा ज्यादा डिटेल में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब वो सब अगर आपको वो याद रहता है देन ये सब दैट जस्ट स्लाइड्स टू यू। लाइट चेन, हैवी चेन, और जो बॉन्ड यहाँ पे होगा, बॉन्ड कौन सा होगा आपका हैवी चेन लाइट चेन के बीच में? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। और कुछ याद नहीं रखना। देन यू हैव एंटीबॉडीज याद रखना। आप क्लियरली देख सकते हैं आईजीएम थोड़ी बड़ी होती है, उसे हम पेंटामेरिक भी बोलते हैं। दिस एंटीबॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटामेरिक एंटीबॉडी, आल्सो कॉल्ड एज योर पेंटामेरिक। 5 यहाँ पे एंटीबॉडी ऐसा लगता है जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। सो दैट्स कॉल्ड पेंटामेरिक, इट्स अ लार्ज वन। सो दीस आर द एंटीबॉडीज यू हैव। इनके रोल्स आपको याद रखने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इन 5 में से कौन सी होती है एंटीबॉडी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन,
IgE. राइट, IgE में हमारी यूज की जाती है कोई भी एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है? IgG. IgG. IgG, बिल्कुल सही, राइट। मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा कौन सी एंटीबॉडी जाती है? IG. IgG. IgG आएगा इसमें करेक्ट आंसर। कुछ लोग IG बोल के साइड में हो गए। Yes, sir. टैक्टिकल मूव होता है आप लोगों का भी, हाँ, लाइक सर। कि कोरस में IG बोल दो, कहाँ ही कुछ पता चलेगा। डांट खाओगे किसी दिन बहुत अच्छे तरीके से, तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से। अभी नहीं डांट सकते अभी time नहीं है। So ever IgG over here, which is the one which will move from mother to fetus via placenta. So acquired में आपने ये दो टर्म्स आपने यहाँ पे देख लिया, you know this terms very clearly, right? Cell mediated response आपका क्या आ रहा है और humoral response आपका क्या है, you can see that. Organ transplantation के टाइम पे आपको कंसर्न आता है आपका सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, वो होता है जो आपका रिजेक्ट कर सकता है आपका ऑर्गन को। तो यहाँ से ऑर्गन को यहाँ से हमने डोनर से लेके रिसिपिएंट में डाला, सो यू कैन हैव अ इशू ऑफ अ ग्राफ्ट रिजेक्शन का इशू आपके सामने आ सकता है, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हो, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के पहले आप काफी चीजें आप देख लेते हो यहाँ पे, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग, और जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो उसके बाद यू समटाइम हैव टू टेक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, राइट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इशू तब नहीं आता व्हेन यू हैव अ आइडेंटिकल ट्विंस, यू कैन जस्ट गो एंड टेल भाई दे दे किडनी, राइट, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी उसके अंदर बिकॉज इट्स आइडेंटिकल ट्विंस, राइट। और उसके अलावा आपको अगर फैमिली के अंदर पे अगर कोई डोनर है तो ज्यादा कंसर्न्स नहीं आते हैं, बट अगर कोई बाहर का कोई पर्सन है देन इट इज गोइंग टू बी अ कंसर्न। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। द स्टोरी हैव्स टू बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। आज की क्लास में हमने इतनी चीजें यहाँ पे की है। कल जब हम लोग वापस मिलेंगे तो इम्यून सिस्टम को हम खत्म कर लेंगे फाइनली। सो विल कंप्लीट द इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, where we'll understand passive active immunity, we'll understand what is your immunization क्या होता है, एलर्जी क्या होता है, ये हम कल देख लेंगे। सो दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू कंप्लीट टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। आज रात को आपको आपकी आंसर की मिल जाएगी क्वेश्चंस की, एंड उसके साथ साथ यू माइट आल्सो पोटेंशियली गेट अ न्यू असाइनमेंट एज वेल। सो सॉल्व करना चालू करना जैसे मिले, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई सवाल हो तो बताइए। तवनप्रीत बोलिए, क्या कह रहे थे आप? सर अब तो याद भूल गया। लिख लेने का बेटा, लिख लेने का। कोई सवाल है ना दिमाग में और सर बोले कि अरे रुक जाओ बेटा रुक जाओ, तो लिख लेने का साइड में, फिर तो कैसे अगली बार से। सेम गोस फॉर यू अलजिया, आप तो लिख ही लिया करो सारे क्वेश्चन की क्लास के बाद पूछूंगी। ऑलराइट, जस्ट किडिंग, ठीक है चलो। ऑलराइट, मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका? सर मतलब जो वो